नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये बीमारी के कॉजेज क्या हैं और इसको कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेचुरोपैथ पंचकर्मा हॉस्पिटल सहजानंद वेलनेस ऋषिकेश के सीईओ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर विनोद कश्यप जी। तो चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, आज हम बात कर रहे हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये क्या है। गैस्ट्राइटिस क्या है कि हमारे जो हम भोजन करते हैं अपना, जब हम आहार नली से भोजन हमारा स्टमक में जाता है तो वहाँ पहुँच के जो अंदर जो भी हमारी जो लेयर हैं इसकी स्टमक की, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं जी। तो अब गैस्ट्राइटिस क्योंकि हमारे जो पेट में यानी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो अम्ल बोलते हैं इसको, वो सीक्रेट होता है जब भी जैसे भोजन पहुंचता है हमारा, और जब वो अधिक मात्रा में निकलता है तो हमारी जो पेट की जो लेयर हैं, स्टमक की लेयर हैं, उनको नुकसान करता है। तो ये इसको गैस्ट्राइटिस हम लोग बोलते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि गैस जो कि आम बीमारी है, क्या गैस्ट्राइटिस और गैस एक ही चीज है? नहीं, दोनों अलग अलग है जी। गैस्ट्राइटिस तो स्पेशली क्या है कि आपको स्टमक में दिक्कत है, यानी उसमें परेशानी है, तो वो गैस्ट्राइटिस है। गैस तुमने कुछ खाया, गैस बन गया, वो उसको गैस बोलते हैं। अब गैस्ट्राइटिस भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। तो एक्यूट क्या होता है कि आपने कुछ खाया, आपको पेट में दर्द हुआ, आपको वोमिटिंग जैसा लगा या उल्टी हो गया, वो एक्यूट हो गया। क्रॉनिक में क्या लगता है कि वो आपको सिम्टम्स एकदम से निकलते नहीं है, वो होता पुराना है, पता लगता है बाद में कि आपको अंदर पेट में बहुत समस्या है, यानी कहीं ना कहीं उसमें अल्सर पैदा हो गया है या कहीं कुछ फोड़ा हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है, वो उसको बोलते हैं क्रॉनिक जी। तो इसका कारण क्या होता है, कभी कभी तो जब हम देखते हैं या तो पेशेंट के खाने पीने से उसका असर हुआ है, या एक हेलिकोबैक्टर, एक पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, कभी कभी उस कारण से भी होता है। तो उसकी जांच के लिए हमें पेशेंट का स्टूल और ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, देखने के लिए क्या ये जो गैस्ट्राइटिस है उसका कारण वो वायरस है, बैक्टीरिया है या कुछ और है। तो इसलिए उसमें वो टेस्ट करना जरूरी होता है। तो सर, जैसे आपने कहा कि गैस्ट्राइटिस होने के लिए या तो खान पान में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर वो बैक्टीरिया की वजह से, क्या इसके अलावा भी और कोई कारण है? इसमें कारण बहुत सारे होते हैं। यदि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, उनको भी दिक्कत होती है, या जिनका खाने पीने का कोई समय नहीं है, कभी भी खाते हैं, उनको होता है, या जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको होता है, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको होता है, बहुत तेज़ मसाले, मिर्च मसाले खाते हैं उनको होता है, या बहुत ज़्यादा जो लोग नॉन वेज यानी मांस का यूज़ करते हैं उनको होता है ना। कभी कभी देखने को आया है कि हमें जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कभी कभी उन मिल्क प्रोडक्ट्स के कारण भी गैस्ट्राइटिस की समस्या देखने को मिलती है जी। तो जैसे हमने कारण के बारे में बात की, क्या क्या सिम्टम्स हैं जो कोई जान सकता है कि उसे गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी हो गई है? गैस्ट्राइटिस के सिम्टम मैंने बताया दो तरह के गैस्ट्राइटिस है, या तो क्रॉनिक है या फिर एक्यूट है। एक्यूट के सिम्टम आपको दिख जाते हैं कि पेशेंट के पेट में दर्द हुआ, उसको वोमिटिंग जी मिचलाया या उसको उल्टी हो गई, ये तो हो गया उसका एक सिम्टम। दूसरा सिम्टम क्या होता है कि आपको पता ही लगे कि बहुत समय बाद उसको पेट में भयंकर दर्द हुआ और कहीं ना कहीं उसको ब्लीडिंग, उसके या तो मुंह से या रेक्टम से ब्लीडिंग होती है, तो पता लगता है कि ये जो केस था ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का केस था, या उसके अंदर जख्म हो गए हैं। तो वो सब चीज़ें जांच से पता लगती हैं, जिसमें हमें कई जांच करनी, बेरेमिल करना पड़ता है ना, एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, तो पता लगता है कि ये एक्चुअली भी गैस्ट्राइटिस है तो किस किस लेवल का है।
सर जैसे हम गैस्ट्राइटिस की बात कर रहे हैं और सिम्टम्स आपने बताए उसके एक्यूट और क्रोनिक सिम्टम्स, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, अक्सर ये एक समस्या बनी रहती है, और जैसे आपने कहा कि गैस्ट्राइटिस भी स्टमक में प्रॉब्लम होने की वजह से पेट दर्द होने लग जाता है, तो लोगों को कब ये पहचान में आ जाना चाहिए कि जो अब उनको बीमारी है ये ज़्यादा डेंजर होती जा रही है? उनमें क्या होगा कि एक तो भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। कभी कुछ खाया तो खाते ही उनको उल्टी जैसा लगेगा, खाते ही कुछ भी खाया तो उल्टी इसको हो जाएगी, यानी उल्टी की टेंडेंसी उनको रहेगी ऐसा। और पेट में भयंकर दर्द उठेगा, तो और पेट में जलन, खट्टी डकार, गैस, ये तो कॉमन सिम्टम है। लेकिन एक्यूट क्रॉनिक सिम्टम में आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा और पेट में लगेगा जैसे कुछ आपको खिंच रहा है, उल्टियाँ आपको लगातार लग जाएंगी, उल्टियों को साथ में दर्द होगा आपको पेट के अंदर। ये एक कॉमन सिम्टम है इसके अंदर, जिससे पता लगता है कि पेशेंट को जो समस्या है वो गैस्ट्राइटिस की समस्या है। ये एक कॉमन पेट दर्द नहीं है, ये एक्चुअली गैस्ट्राइटिस है। जी सर, जैसे हम गैस्ट्राइटिस के बारे में बात कर रहे हैं और क्रोनिक के बारे में हमने बात की कि जिस तरह से हमको ज़्यादा पेन, एक्सट्रीम पेन होने लग जाता है, मैं जानना चाहूँगी कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसका रिस्क फैक्टर कितना है? डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टमक लेयर है वो कितनी सेफ सही है जी। अदर क्योंकि वो उसका पता लगता है केवल एंडोस्कोपी वगैरह से पता लगता है, एंडोस्कोपी, बेरेमिल ऐसे कुछ टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि अंदर की जो लेयर है वो कितनी सेफ है। भी अगर वो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि वो दिक्कत उसमें समस्या है अंदर, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो एक लंबे समय में जाकर वो कैंसर का कारण बन जाती है। जहाँ पे हमें तो लगता है कि केवल पेशेंट को पेट दर्द है, लेकिन वो पेट दर्द नहीं है, वो एक्चुअली उसको स्टोमक का कैंसर हो चुका है। और अगर वो फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो कंट्रोल हो जाएगा, लंबा अगर फोर्थ स्टेज आ गई तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है केवल गैस्ट्राइटिस के नाम से। यानी कहने को गैस्ट्राइटिस है लेकिन है अंदर कुछ और, वो अल्सर है कि कैंसर है, वो प्रॉपर जब डायग्नोज करते हैं तब पता लगता है। इसलिए गैस्ट्राइटिस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है और ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, लगातार आपको बहुत समय से हो रहा है, तो ये अच्छा रहेगा कि प्रॉपर ढंग से आपकी डायग्नोस हो जाए, सही डॉक्टर को दिखा लें तो भी पता लग पाएगा। जी, तो जिस तरह सर ने कहा कि गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या को अगर इग्नोर किया गया तो वो बढ़ते बढ़ते आपका स्टमक कैंसर और फिर डेथ का कारण भी बन सकता है। सर जैसे कि हम बैक टू नेचर के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह हम नेचर के पास जाकर अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है, नेचुरोपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? सबसे पहले गैस्ट्राइटिस जो हुई है उसका कारण क्या है, हम उस कॉज पे जाना चाहिए। अपने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, कब से इसको हो रहा है, क्या क्या समस्या हुई, पहले कब स्टार्टिंग कब हुई, और उनका खान पान का जो तरीका रहा वो क्या रहा। क्या बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले खाते थे, क्या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते थे, स्मोकिंग करते थे, या रूटीन उनका कोई खाने पीने का रूटीन नहीं, सही समय नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय लेते थे। जब हम ये सब चीज़ करते हैं तो पता लगता है कि पेशेंट का कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ रहा है ऐसा। और एक बहुत बड़ी समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज को हम बीमारियों का राजा मानते हैं, यानी जिसको कब्ज हो गई है उसको सब बीमारी हो सकती है। तो कब्ज के कारण गैस्ट्राइटिस की एक समस्या भी हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए जब हम इसको देखते हैं, प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें पेशेंट का जो खान पान है सबसे पहले उसको सुधारना चाहिए। यानी उसका जो रूटीन है उसको ठीक करेंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और उसको ठीक करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें जूस हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, और कौन सा आहार देना है कौन सा नहीं देना है वो उसके लिए हम प्रॉपर ढंग से उसको बता सकते हैं। जी सर, जैसे हम खान पान के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या क्या, जैसे कि फ्राइड फूड्स और इस तरीके की जंक फूडों को नहीं खाना चाहिए। मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ खान पान का सेवन करना चाहिए इसमें? जिसको गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है लंबे समय से, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो है अनानास का जूस। ये अनानास का जूस खाली पेट हम दिन में 2 बार या लगभग 150 से 200 ml, जिस समय अनानास का जूस लें उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाएं और 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाएं। केवल अनानास का जूस लेने से आपका गैस्ट्राइटिस की समस्या, यदि आपके स्टमक में कोई दिक्कत है, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। पहला हो गया
अनानास का जूस। जी। लगता है कि अनानास का जूस आपको मिलना यानी पाइनएप्पल जूस मिलना आपके यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा इसका ऑप्शन है वो है पेठे का रस। पेठा यानी जिसका पेठा बनता है, पेठे की मिठाई, उसका जूस भी आपको लगभग 150 से 200 ml सुबह और शाम 2 टाइम लेना चाहिए। और जब भी उसको लें तो सेम तरीका है कि 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना, 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आंवले का पानी। आंवले का पानी या कच्चे आंवले जो जिसमें आंवले का सीजन होता है, उस आंवलों को दिन में 1 या 2 आंवलों का सेवन आप करें तो वो भी आपकी गैस्ट्राइटिस को बहुत हद तक ठीक करता है। 3 आइटम। चौथा है आपका जीरा। जीरा यानी 2 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, कांच के गिलास में, और सुबह उसको बॉईल करके ठंडा होके फिर आप उसको सिप सिप करके पीजिए, जैसे चाय पीते हैं ऐसा। ये 2 बार पीजिए, सुबह और शाम। आप देखेंगे इसने करने से भी आपकी समस्या ठीक हो सकती है। अब 5वां एक ऑप्शन और है, वो है सौंफ। सौंफ तो ऐसा काम करती है जैसे एंटासिड काम करता है। आप 2 चम्मच सौंफ भिगो दीजिए, थोड़ा बॉईल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, और चाय की तरह उसको भी दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा सिप करके पीजिए, तो वो भी आपको आपके पेट के दर्द या आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या लग रही है उस समय, तो उसको भी आप ठीक कर देगा। अब ये 5 चीज़ हो गई। अब इसके अलावा लगता है कि बहुत लंबे समय तक आपको और भी कुछ करना चाहते हैं, तो एक इसका चूर्ण बना सकते हैं आप। 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को लेकर आप हल्का सा उसको गर्म करेंगे तवे पर, मिक्सी में डालेंगे और उसमें डालेंगे 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम हींग, और थोड़ा सा काला नमक आपके टेस्ट के अनुसार, नमक की मात्रा कम रखनी है। उसको मिक्सी में पीस लेंगे, उसका एक पाउडर बन जाएगा। तो ये लगभग 300 ग्राम पाउडर आप जब भी आप खाना खाएं, खाने से पहले 1 चम्मच ले लें गर्म पानी से, और रात को समय 1 चम्मच ले लें खाने के बाद गर्म पानी से। जब इसका सेवन करेंगे तो 1 महीने में आपकी गैस्ट्राइटिस की समस्या, कब्ज की समस्या, गैस की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। जी। तो सर जैसे आपने जो रेमेडी के बारे में बताया, तो आपने बताया किस तरह हम ठीक कर सकते हैं बीमारी को। कई ऐसे दर्शक हैं जो ये जानना चाह रहे हैं, जो ये बीमारी का नाम पहली बार सुन रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे होंगे कि इस बीमारी को कैसे हम बच सकते हैं, किस तरह हम इस बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। गैस्ट्राइटिस और गैस बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है जी। लोग समझते हैं गैस्ट्राइटिस मतलब गैस, पेट में गैस बनना। गैस बनना बिल्कुल अलग चीज़ है। गैस तो तब बनती है आपने ज़्यादा चाय पी लिया या कुछ खाना खा लिया या पार्टी में खाना खा लिया, उससे गैस बन गया। गैस्ट्राइटिस बिल्कुल अलग है। आपके जो आहार नली से भोजन आपके पेट में गया यानी स्टमक में जाता है, तो वहाँ जाके जब ये पचता है उस समय जो समस्याएं पैदा होती हैं वो ऑलरेडी पहले से अंदर जो आपकी लेयर है, स्टमक की लेयर है, उसको नुकसान करता है। वो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो अम्ल बोलते हैं, वो नुकसान करता है। जब वो ज़्यादा बनता है तो आपकी जो लेयर है स्टमक उसको ख़राब करता है। उसके कारण आपके पेट में अल्सर और समस्या पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो इससे बचने का उपाय है कि आपका जो खान पान है उसको ठीक करें। आपका रात का जो भोजन है, जिनको ये समस्या रहती है उनको रात का भोजन छोड़ देना चाहिए, परमानेंट छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर आपको उन समस्याओं से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसको आजमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि केवल 1 हफ्ते में आपको अपने आप फ़र्क दिखाई देगा। आपको लगता है यदि भूख लगती है तो आप रात के समय कोई सूप बना सकते हैं, सब्जियों का सूप है, टमाटर का सूप है, सूप बना सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपको गरम गरम नहीं लेनी। गरम कोई भी चीज़ लेंगे तो वो भी आपको दिक्कत करेगी, तो उसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए, फिर आप उसको यूज़ कीजिए। और दूसरा, सुबह का जो भोजन है, नाश्ता जो है आपका, वो हल्का होना चाहिए। जैसे वेजिटेबल दलिया हो गया, पोहा हो गया या फ्रूट्स हो गए। सबसे बेस्ट तो फ्रूट्स होते हैं नाश्ते के लिए, यानी जिनको समस्या गैस्ट्राइटिस के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट फ्रूट्स हैं। और फ्रूट्स भी वो जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है और पाइनएप्पल है, पपीता इसमें बहुत अच्छा काम करता है, इसको ले सकते हैं। मौसम के जिस समय मौसम जैसा मौसम रहे उस मौसम में उस प्रकार के फल भी आते हैं, तो उन फलों का यूज़ करें तो आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। दूध या दूध से बने आइटम आपको नहीं लेने चाहिए। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, दूध या दूध से बने आइटम उनको बिल्कुल नहीं लेने जिनको गैस्ट्राइटिस की समस्या है, क्योंकि दूध से गैस फॉर्मेशन होती है और कहीं ना कहीं वो एसिड ज़्यादा पैदा करते हैं और आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा कर सकते हैं।
इसलिए दूध को छोड़ना चाहिए आप। तो सर जैसे आपने बताया कि क्या क्या फूड्स क्या क्या आइटम्स लेने चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। सर जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो जड़ है हर बीमारी का, तो कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या में जैसे आपने कहा कि दूध भी नहीं पीना है, तो दूध किस तरह से इफेक्ट करता है और क्यों दूध को जो है, क्योंकि मिल्क टॉलरेंस कई लोगों की काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्या उन्हीं को होता है या फिर कोई भी दूध का इस्तेमाल ना करे कॉन्स्टिपेशन? देखिए दूध जो बताया गया था वो दूध बताया गया था गाय का दूध। दूध का मतलब गाय का दूध होता है जी। लेकिन परिस्थितियाँ बदलती चलेगी और हम लोग भैंस के दूध पे आ गए, और आज के समय पे भैंस के दूध से भी हट के पाउडर के दूध पे आ गए, और उससे भी और आगे चले गए क्योंकि दूध एक बिजनेस बन गया, तो सिंथेटिक मिल्क नई चीज़ पैदा हो गई। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दूध के रूप में आपको केवल जहर मिल रहा है, इसलिए उसको रोकना चाहिए। यदि आपके पास अपनी गाय है, देसी गाय है, जिसमें गीर है, साहिवाल है, हरियाणवी है, ऐसी गाय यदि आपने पाल रखी है तो आप दूध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैंस का दूध, उसके अलावा पाउडर का दूध, फिर सिंथेटिक मिल्क, इनसे बचिए जितना हो सकता है, क्योंकि दूध आपको लगता है कि आप दूध पी रहे हैं, आपको लगता है कि आप दूध से अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दूध आपके शरीर में बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। आज के समय में किडनी की समस्या, कैंसर की समस्या और हार्ट की समस्या और डायबिटीज़, ये 3-4 बड़ी बीमारियां और केवल दूध के कारण देखने को मिल रही हैं। इसलिए दूध को नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पास अपनी गाय है, देसी गाय है, तो दूध ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, जैसे आपने कहा था कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या जब होती है, और गैस्ट्राइटिस का भी एक यही कारण है कॉन्स्टिपेशन, तो उसके लिए हमें फाइबर ज़्यादा कंटेन करना चाहिए। आपने पहले भी हमें कई बार बताया है ये चीज़, तो लेकिन आपने कहा कि रात का भोजन हमें स्किप करना है, तो क्या कम मील लेने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन पर? क्योंकि फाइबर उतना नहीं मिल पाएगा बॉडी को, हम मील कम लेंगे, तो वो कैसे कोप अप किया जाए? डिपेंड करता है कि जिसको मील जो ले रहा है उसकी उम्र कितनी है। क्या वो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, बढ़ता हुआ बच्चा है, या एक टीनेजर है, या एक मिडिल एज का है, या ओल्ड एज का है, डिपेंड करता है उस पर। तो जैसी उम्र वैसा आहार होना चाहिए। मैंने बताया आपको आहार का जो एक प्रोटोकॉल है, फार्मूला है, वो ये कि आप स्प्राउट्स लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, है ना। दिन में आप चपाती लीजिए, चपाती भी केवल गेहूं का ना लीजिए, साथ में उसमें आप मिलेट्स का यूज़ कीजिए, है ना। और सीजनल वेजिटेबल, जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स या यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और आपके आहार में लंच से पहले आपको प्लेट भर सलाद लेना चाहिए, जिसमें चुकंदर भी रहे किसी न किसी रूप में, आंवला भी रहे, खीरा भी रहे। जब ये लेंगे तो आपको अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा, जो आपको कॉन्स्टिपेशन पैदा नहीं होने देगा। फिर भी कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो बहुत अच्छा उपाय है कि आप अलसी का सेवन करें, यानी फ्लैक्सीड। 2 चम्मच फ्लैक्सीड खाने से पहले लीजिए। इनको ज़्यादा समस्या रहती है, तो उनकी फ्लैक्सीड लेने से उनकी कॉन्स्टिपेशन प्लस डायबिटीज़ प्लस कोलेस्ट्रॉल और प्लस आपका जो हार्ट की समस्या है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जिनको घुटनों में दर्द रहता है उसके लिए भी फ्लैक्सीड बहुत अच्छा काम करती है। तो ये एक सिस्टम जो बनाएंगे आहार का, तो आप ठीक हो सकते हैं। दही, छाछ, मक्खन, घी, दूध, इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके जो सब इनमें मिलता है वो सब आपको और नेचुरल जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब में मिलता है। और ये सब चीज़ें आपको एक चीज़ मिल जाती है, वो है नारियल। यानी नारियल जिसको हम पूजा में रखते हैं, उस नारियल में से वो सब मिलता है जो दूध में मिलता है। तो दूध की अपेक्षा नारियल का यूज करेंगे तो आपको और भी कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। जी, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा नुकसान जो है कॉन्स्टिपेशन को देते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स, स्पेशली मैं एनिमल प्रोडक्ट्स बोलता हूँ। जो लोग नॉनवेज का यूज़ करते हैं, मांस का यूज़ करते हैं, उनको समस्या, ये सब समस्या ज़्यादा होती है। उनको उसको छोड़ना चाहिए। उसका अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, हमारे वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। सर, एक और आपने बात कही थी कि हमें चाय कॉफ़ी ज़्यादा कैफाइन जो है वो बनाती है, वो भी कहीं ना कहीं कारण है कॉन्स्टिपेशन का, गैस्ट्राइटिस में होने का। तो चाय कॉफ़ी और मतलब कैफाइन किस तरह से इस चीज़ में इफेक्ट करता है और क्यों वो नुकसानदायक है? देखिए, चाय कॉफ़ी क्या है, वो एसिड ज़्यादा पैदा करती है। जैसे ही आपके पेट में गया उसमें एसिड बनना शुरू हो जाएगा। वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्स्टिपेशन को प्रभावित करेंगे। वो कॉन्स्टिपेशन आपको हो ही जाएगा। जो लोग ज़्यादा चाय लेते हैं उनको दिक्कत रहती है कॉन्स्टिपेशन की, तो क्योंकि उसमें कैफीन है। उसके अलावा आप चीनी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, कैची मिलाते हैं, है ना। यदि चाय की अपेक्षा, यानी चाय कॉफ़ी के बजाय अगर आप ग्रीन टी यूज़ करें, जिसमें तुलसी है, आपका मिंट है,
इसका यूज़ करें चाय के लिए। और दालचीनी है, सौंफ है, इलायची है, इसका आप ग्रीन टी बनाइए, अपने आप फ्रेश बनाइए, तो वो आपको फ़ायदा करेंगी, बशर्ते कि ये जो चाय है या कॉफ़ी है उसके अपेक्षा। सर जैसे आपने कहा कि चाय कॉफ़ी जो है वो कहीं ना कहीं कारण, क्योंकि वो एसिड पैदा करती है इसलिए वो नुकसानदायक है। सर मैं जानना चाहूँगी कि गैस्ट्राइटिस के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं, क्या गैस्ट्राइटिस में योगा और मेडिटेशन का भी कोई रोल है? बहुत बहुत बड़ा रोल है उसमें। गैस्ट्राइटिस में जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा स्टमक को काफ़ी उसकी एक्सरसाइज होती है, और जहाँ भी रुकावटें वो ठीक होने शुरू हो जाती हैं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है उसके अंदर, ताकि उसका मूवमेंट ठीक हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का यूज़ करें, कपालभाति का यूज़ करें, और उसमें मेडिटेशन तो अपने आप में बहुत बड़ा इसमें रोल है मेडिटेशन का, ध्यान का। तो ध्यान भी करें साथ में इसमें, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ इसमें हम कर सकते हैं, जब हमारा भोजन रहे तो बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो रात को भी दाल का यूज़ करते हैं, दाल या चना या राजमा ऐसा यूज़ करते हैं। तो देखिए दाल वो यदि खाना खाते हैं तो गैस्ट्राइटिस में दाल बहुत ज़्यादा एसिड पैदा करता है, आपको गैस बनाता है, तो दाल को छोड़ना चाहिए। आपको लगता है कि दाल खानी फिर भी आपका पसंदीदा है दाल खाना, तो दाल आप ले सकते हैं मूंग की दाल, मूंग छिलका, मूंग साबुत, मूंग फुली, केवल दाल मूंग की लें। जो भी लोग जो भी इस दालों का यूज़ करते हैं वो दालों से उनको समस्या हमेशा रहने वाली है। रात में तो दाल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दाल यदि लेना चाहते हैं तो दिन में दाल लीजिए, लेकिन बहुत अधिक आपको समस्या है गैस्ट्राइटिस की तो दाल को छोड़ दीजिए। दाल में राजमा, चना, छोले और उड़द, ये सब जितनी प्रकार की दालें हैं सब छोड़ सकते हैं, छोड़ना भी चाहिए आपको। और लेना है तो केवल मूंग की दाल का यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बताया कि खान पान पर भी ध्यान दे सकते हैं, और फ्रूट्स का इस्तेमाल कर दालों का जो है उनको दालों का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल सर, आपने हमारे कार्यक्रम में जुड़े और तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी के बारे में। गैस्ट्राइटिस वो बीमारी है जो आपको स्टमक कैंसर तक पहुंचा सकती है, और साथ ही साथ अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो डेथ भी इसका रीज़न बन जाता है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना है कि गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी अगर आपको हो जाती है तो किस तरह खान पान पर ध्यान दिया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है और उससे बचाव भी किया जा सकता है। क्या खान पान पर ध्यान देकर, लाइफस्टाइल पर ध्यान देकर, व्यायाम कर और योगा और मेडिटेशन इस पर कितना महत्वपूर्ण है, आज के कार्यक्रम में हमने ये जाना। दर्शकों, आज के कार्यक्रम के इतना ही। बने रहिए बैक टू नेचर के साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारे कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार।